प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 7वीं विषय गणित में अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। आप अच्छे से प्रश्नों का हल समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लीजिए। और अपने कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न पहला है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़ों को प्रेक्षण भी कहते हैं। घटाने पर जो मान प्राप्त होता है उसे परिसर कहते हैं। यह परिसर की परिभाषा है। प्रश्न दूसरा है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच या मध्य वाला पद का मान क्या कहलाता है? तो इसे हम माध्यक या मध्यिका भी कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? आप जानते हैं प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। अब इसमें से हमें प्रथम 5 लेनी है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5। अब हमें निकालना है माध्य या औसत या समांतर माध्य, एक ही बात है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो इन सबको हम जोड़ देंगे और ये कुल 5 हैं तो हम 5 का भाग कर देंगे। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5/5। अब जोड़ लीजिए तो बराबर 15/5, काटने पर मिला 3, तो इसका उत्तर होगा माध्य बराबर 3। अब देखें प्रश्न तीसरा, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आता है तो आने वाले प्रेक्षण को हम बहुलक कहते हैं। प्रश्न पांचवा है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ाई का औसत समय क्या होगा? तो औसत और माध्य एक ही बात है। अभी आपने एक सवाल देखा, तो हम यहाँ 6 घंटे 5 घंटे और 7 घंटे को जोड़ देंगे और ये 3 मान हैं तो 3 का हम भाग कर देंगे। तो 6 धन 5 धन 7/3, तो औसत समय बराबर आ जाएगा। अब हम देखें तो हमें जोड़ने पे मिला 18, 18/3, काटने पर आया 6, तो औसत समय होगा 6 घंटे। प्रश्न छठवां देखें हम, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जब बहुलक निकालना हो तो हम जो समान मान वाली संख्याएं हैं उन्हें हम एक साथ रखेंगे। तो सबसे पहले हम 13 लिखेंगे और 13 में टिक कर देंगे और 13 देखेंगे कितनी जगह लिखा है, 2 जगह। तो पहले हम 13 लिख लेंगे और दोनों 13 में टिक कर देंगे। अब हम लेंगे अगला मान 16। 16 कितनी बार लिखा है? एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे। फिर इसी तरह हम टिक करते जाएंगे। 12, तो 12 कितनी जगह लिखा है? 1 2, तो 2 बार हम 12 लिखेंगे, दोनों 12 में टिक कर देंगे। ऐसे आप टिक करते जाइए। तो ये मान सभी जो समान मान वाली संख्या उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो 13 13 16 12 12 14 14 14 और 9। तो इसमें सबसे अधिक बार आप देख रहे हैं 14 14 14 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। बाकी सब इससे कम बार आए हैं, इसलिए इसका बहुलक 14 होगा। और यहाँ कारण भी लिखा हमने, क्योंकि यह अन्य प्रेक्षणों की तुलना में अधिक बार आया है। अब देखें हम प्रश्न 7वां, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक या मध्यिका भी इसको बोलते हैं, ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखें कि माध्यक ज्ञात करने में सबसे पहले मानों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही या अवरोही, तो हम आरोही में रख रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले मान देखें कि सबसे छोटा क्या है। 24 36 46 में तो सबसे छोटा है 17, तो हम यहाँ 17 लिखेंगे और 17 में हम घेरा लगा देंगे। फिर 17 से बड़ा क्या है? 18, तो 18 लिखेंगे, घेरा लगा देंगे। यदि कोई मान 2 बार है तो उसे 2 बार लिखना, दोनों में घेरा लगा देना। ऐसे लिखते जाइए बढ़ते क्रम में और घेरा लगाते जाइएगा। ऐसे में कोई मान छूटेगा नहीं। 17 18 24 25 35 36 और 46, इनको गिन भी लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, इनको भी गिन लीजिए। इनमें घेरा लगाओगे तो अपने आप उतने मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अभी आप
छोटी कक्षा में हैं, 8वीं में हैं। जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो ये मान बहुत सारे होंगे, तो उस समय आपको इस क्रम में आप लगाएंगे तो बहुत सुविधाजनक रहेगा और सवाल आपसे सरलता से बन जाएगा। अब हम देखें कि इसके जो ये आरोही क्रम में लिखें, इनके बीचों बीच मध्य में कौन है, 25। तो इसका जो मध्य वाला पद है, प्रेक्षण है, वह है 25, इसलिए इसका माध्यक होगा 25। अब मध्य वाला पद कैसे देखते, तो हम आपको तरीका बताते हैं। आप अपने बाएं हाथ की उंगली बाएं तरफ से पहले मान 17 में रख लीजिए और दाएं तरफ की उंगली आप अंतिम मान 46 में रख लीजिए। फिर एक आप इधर से बढ़िए तो 36 मिलेगा और एक उंगली को आप पुनः आगे बढ़ाइए तो 18। फिर इसको आप आगे बढ़ाओगे 24, इसको आप बढ़ाओगे 35। दोनों उंगलियों को आप पहले दोनों सिरों पर रख लीजिए और क्रम से एक एक मान आगे बढ़ाते जाइए तो आपको बीच में एक मान मिल जाएगा। जो बीच में मान मिलेगा वही उसका माध्यक कहलाएगा। यदि बीच में दो मान मिलें, मान लीजिए यहाँ पर एक मान और होता, तो बीच में जब दो मान मिलें तो इन दोनों को आपको जोड़ना है और 2 का भाग करना है, तब आपको माध्यक मिलेगा। तो ये विषम स्थिति में है और सम स्थिति में 2 मान बीच में मिलेंगे। पुनः सुन लें और दोनों को जोड़ें और 2 का भाग करें। अब देखेंगे हम प्रश्न 8वां। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। अब इसमें लिखा है इन रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो अभी आप प्रश्न पहले ही में परिसर की परिभाषा देख चुके हैं कि सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटा देना है या आंकड़े को घटा देना है। तो यहाँ पर हम देखें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमें कौन सा दिख रहा है, 100, और सबसे छोटा क्या है, 0। तो परिसर बराबर हमने सूत्र लगा दिया, सबसे बड़ा प्रेक्षण ऋण सबसे छोटा प्रेक्षण। तो परिसर बराबर, अब इसमें सबसे बड़ा है 100, सबसे छोटा है 0, तो 100 ऋण 0 घटाएंगे तो परिसर बराबर 100। अब देखें प्रश्न 9वां। 5, 7, 9, x, 6, 10 और 11 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक x अज्ञात राशि है और इसका हमें माध्य भी दिया गया है सभी मानों का 8। तो इसे x को कैसे निकालेंगे, तो हम माध्य निकालने के सूत्र के अनुसार इन सबको जोड़ेंगे, इनकी संख्या गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का भाग कर देंगे। अब बराबर में माध्य कितना लिख देंगे, 8, और पक्षांतर करके हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो हमने सूत्र लगाया, माध्य बराबर 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11, ये सभी लिख दिया हमने। अब इनकी संख्या कितनी थी, 7, तो हमने 7 का भाग कर दिया। अब यहाँ पर हमें इनको हम जोड़ लें तो इन सबको जोड़ने पर मिलेगा 48 धन x, यानी हम x को छोड़ दें, 5, 7, 9, 6, 10 और 11 जोड़ेंगे तो 48 और धन x बटे में आएगा 7। अब इस माध्य का मान हमको दिया है प्रश्न में 8, तो बराबर में लिख दीजिए 8। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 7 का या पक्षांतरण, तो 7 का 8 में गुणा हो जाएगा, भाग में है 7 तो गुणा में चला जाएगा। तो 48 धन x बराबर 7 गुणे 8। अब 7 का गुणा 8 में होगा तो हो जाएंगे 56, तो 48 धन x बराबर 56। अब 48 का कर दीजिए पक्षांतरण, तो x बराबर होगा 56 ऋण 48, तो x बराबर आएगा 8। तो यहाँ पर x का मान 8 आएगा। प्रश्न 10वां। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। दंड आलेख को हम आयत चित्र भी कहते हैं। कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। विद्यार्थियों की संख्या 130, 120, 90, 100, 90 और 80। अब आयत चित्र कैसे बनाते हैं हम आपको सिखाते हैं। आप 1-2 बार बनाइए और नाप करके और फिर अपने विषय शिक्षक को दिखाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप या तो कोरे पन्ने में या लाइन वाले पन्ने में, लाइन में ही एक सरल रेखा बड़ी सी खींच लीजिए और इसे हम x अक्ष कहेंगे, और इस पर आप एक खड़ी रेखा खींच लीजिए बड़ी सी, उसे हम y अक्ष कहेंगे। यह चित्र आप पूरे एक पेज में बनाना रजिस्टर के, तो बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ से हम इस बिंदु को 0 मान लें, तो यहाँ से हम 1, 2, 3 इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर पर हम
पेंसिल से निशान लगा लेंगे नाप करके। अब इसी तरह यहाँ से ये जिगजैग रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसको हम कहेंगे, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्यों बनाएंगे अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप एक ऐसी जो ये सीधी सरल रेखा है, इस पर भी आप 1-1 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगा लीजिएगा। पहले आपने इधर लगा लिया और फिर इधर लगा लीजिए, और यहाँ आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना है लिख दीजिए, नहीं लिखना कोई बात नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं इस चित्र में। अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, तो इसमें कहाँ से शुरू करें ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा टेबल है, सारणी है, इसमें सबसे छोटा मान है हमारा 80 और सबसे बड़ा मान आपको कितना दिख रहा है 130। तो हमें 80 से शुरू करना है। तो यहाँ पर हम 0 10 20 30 नहीं लेंगे, और यह मान आप 10 के अंतर से, 5 के अंतर से ले सकते हैं, 20 के अंतर से। ये अपनी सुविधा अनुसार है, जिस भी तरह का आपको चित्र बनाना हो। उसका सबसे सरल तरीका ये है कि जो सबसे बड़ा मान है और सबसे छोटा मान है उसको घटा दीजिए और 5 का भाग कर दीजिए, तो लगभग सही आपको अंतर मिल जाएगा, और उस अंतर के अनुसार हम पैमाना मान के और यहाँ पर जो सेंटीमीटर उसमें लिखेंगे। तो हम अगर देखें तो 80 से देखें तो 10-10 के अंतर से हमको बड़े आसानी से 130 मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इन सब में आप देखिए 10-10 का अंतर है, 70 80 90 100 110, तो 10-10 का। लेकिन यहाँ हम 0 और 70 यानी कितने का अंतर हो गया, सीधा सीधा 70 का। तो यहाँ पर 10 का अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जब इस तरह का, जब शुरू में आप अंतर ज़्यादा लें और उसे हम शो करते, तो उसे हम जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी रेखा, क्षैतिज रेखा के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो अब हम यहाँ पैमाना ले रहे हैं 10 विद्यार्थी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो जो ये यहाँ से हमने 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाए थे, तो पहले में हम लिखेंगे 70, फिर 80 90 100 110 120 130 और 140। अब यहाँ पर हम 5वीं कक्षा के लिए 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले भाग को लेंगे। तो पहले हम 1 सेंटीमीटर भाग को 5वीं की ऊंचाई के अनुसार लेंगे। तो 5वीं की ऊंचाई आपको दी है 130 विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ हमने y अक्ष पे लिखा है विद्यार्थियों की संख्या और x अक्ष पे हमने लिखा है कक्षा। तो अब यहाँ पर हमने 5वीं लिया और पहले और दूसरे सेंटीमीटर के बीच, जैसा आप देख रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच। और इस आयत को या पहली लाइन को हम कितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे, 130 तक, क्योंकि यहाँ पर 130 दिया है विद्यार्थियों की संख्या। अब इन दोनों लाइनों को हम 130 ऊंचाई तक ले जाएंगे और ऊपर से स्केल से मिला देंगे, तो ये एक आयत बन गया। और यह आयत या दंड आरेख किसके लिए है, कक्षा 5वीं के लिए। अब 6वीं के लिए हम 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच देखें, तो हम 6वीं के लिए संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, 120। तो हम 3 सेंटीमीटर वाला लाइन को कहाँ तक ले जाएंगे ऊंचाई तक, 120 तक, और 4 को भी मिला देंगे, तो ये 6वीं के लिए आया चित्र। इसी तरह 7वीं के लिए कितना ले जाएंगे हम, 90 तक। 8वीं के लिए कितना ले जाएंगे हम, 100 तक। 9वीं के लिए कितना ले जाएंगे हम, 90 तक। और 10वीं के लिए कितना ले जाएंगे हम, 80 तक। तो ऐसे जब आप बनाएंगे तो ये चित्र आपके समान चौड़ाई वाले होंगे और ऊंचाई आपकी, जो आपकी विद्यार्थियों की संख्या है उसके अनुसार। तो ये आयत आपको बने दिख रहे हैं, इसलिए इन्हें हम आयत चित्र या दंड आरेख कहते हैं। और पैमाना हमने कितना लिया है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये इसके अनुसार। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और दंड आरेख ज़रूर आप एक बार बना लीजिएगा और उसको अच्छे से बना के आप अपने विषय शिक्षक को अवश्य दिखाइए। थैंक यू।